Hello everyone, I hope you all are doing great. My name is Nisha and I welcome you all on my YouTube channel Study Maitri. So today we are going to start class 10 polity chapter first, that is power sharing. So let's begin. So पावर शेयरिंग की अगर हम बात करें हिंदी में, अगर उसका मतलब समझें तो सत्ता की साझेदारी जो हमारे चैप्टर का नाम है। तो सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि पावर शेयरिंग होता क्या है, क्यों वो ज़रूरी है और किस तरीके से पावर शेयरिंग की जा सकती है अलग अलग लेवल्स पर, राइट। सो पावर शेयरिंग को पढ़ने से पहले हम दो कंट्रीज़ की सिचुएशंस को देखेंगे, दैट इज़ ऑफ बेल्जियम और श्रीलंका, राइट। सो चलो ये सब स्टार्ट करने से पहले आप हमारे एनसीईआरटी में इन दो कंट्रीज़ की सिचुएशन को समझने से पहले हम एक क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक बच्चा दिखाया गया है, वहाँ पे उसके माइंड में कन्फ्यूजन है कि शेयरिंग ऑफ पावर इज इक्वल्स टू डिवाइडिंग ऑफ पावर। मतलब कि अगर हम पावर शेयर करते हैं इसका मतलब है कि हम डिवाइड कर रहे हैं, पावर्स को डिवाइड कर रहे हैं किसी किसी लेवल्स पर, और जिसका मतलब है कि वीकनिंग ऑफ कंट्री। उस बच्चे को ये लगता है, आप बताइएगा आपको क्या लगता है कि अगर हम पावर को शेयर कर देंगे तो वो डिवाइड हो जाएगी, पावर एक के पास नहीं रहेगी और बंटने के बाद वो कम हो जाएगी या एक एंड तक ख़त्म हो जाएगी, और जिसके कारण एक कंट्री जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो ये इक्वेशन उस बच्चे के दिमाग में है और आप इसका आंसर बताइए कि क्या आपको इक्वेशन सही लगती है, और ये आपको आंसर कमेंट सेक्शंस में लिखना है कि ये सही है या नहीं और आपके इस पर क्या व्यूज़ हैं, राइट। तो आप ये अभी लिखिएगा, और फिर जब हम ये चैप्टर ख़त्म करेंगे उसके बाद आपको क्या लगता है कि पढ़ने के बाद जो हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उसके बाद आपको वो आंसर भी अपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं सिचुएशंस के साथ। फर्स्ट सबसे पहले हम देखेंगे बेल्जियम की कंडीशन। तो अब हम पहुंच गए हैं बेल्जियम में। तो ये है बेल्जियम, अच्छा नहीं है, मान लीजिए ये है बेल्जियम, ठीक है। तो अभी हम इसके एथनिक कॉम्पोजिशन को समझेंगे, राइट। एथनिक इज़ ऑल अबाउट कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेज, बहुत एक संस्कृति जिसमें आती है, हम उसे एथनिक कॉम्पोजिशन कहते हैं, राइट। तो आइए समझते हैं। तो जो ये बेल्जियम है इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है, मतलब जो ऊपर का भाग है वो फ्लेमिश रीजन है, राइट। देन जो इसका साउदर्न पार्ट है वो है वेलोनिया रीजन, और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये है ब्रसेल्स, जो कि बेल्जियम की कैपिटल है। कैपिटल एक कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो अब हमने तीन पार्ट्स को देख लिया, फ्लेमिश रीजन, बेलोनिया रीजन एंड ब्रसेल्स। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं वो समझते हैं। तो फ्लेमिश रीजन में जो 59% थी, तो फ्लेमिश रीजन में क्या था, जो कंट्री की पॉपुलेशन का 59% जो पार्ट था, 59% वो क्या था, वो था डच स्पीकिंग, मतलब वहाँ के लोग डच लैंग्वेज को बोलते थे। क्या बोलते थे? डच लैंग्वेज। 59%, आप समझ रहे हैं, पॉपुलेशन का हाफ से भी ज़्यादा, राइट। सेकेंड वी हैव वेलोनिया रीजन। यहाँ पे क्या था कि 40% जो थे, जो पूरी पॉपुलेशन का 40% था वो बोलता था फ्रेंच लैंग्वेज। ये थे फ्रेंच स्पीकर्स, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, राइट। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि जो पूरी कंट्री के पॉपुलेशन है उसका 59% जो फ्लेमिश रीजन में रह रहा है वो डच लैंग्वेज बोल रहा है, मतलब मेजॉरिटी किसकी है, डच लैंग्वेज की, अगर कंट्री वाइज देखें तो। और यहाँ पे जो 1% है, राइट, 1% जो यहाँ पे है, ये 1% पॉपुलेशन जो है जर्मन लैंग्वेज बोलती थी। ये बहुत ही, मतलब 1% जो पॉपुलेशन का था वो जर्मन लैंग्वेज बोलता था। तो हमने पूरी कंट्री के कॉम्पोजिशन को समझ लिया, एथनिक कॉम्पोजिशन को। बट गेम चेंजर क्या था, प्रॉब्लम क्या थी? फिलहाल तो हमने देख लिया कि डच स्पीकिंग जो है वो मेजॉरिटी में है, तो उनकी शायद हो सकता है कि उनके वेलफेयर के लिए ज़्यादा चीज़ें हों। बट गेम चेंजर यहाँ पे जो था वो था ब्रसेल्स, मतलब यहाँ की कैपिटल। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम कहें या सिचुएशन कहते हैं। देखिए
क्या था, जो 80% पॉपुलेशन थी, कितनी, 80%, ये तो फ्रेंच स्पीकिंग थी। अब यहाँ पे तो पूरा गेम ही पलट गया, फ्रेंच है ना। और 20% जो थे ब्रसेल्स में जो पॉपुलेशन थी वो बोलते थे डच लैंग्वेज। अब यहाँ पे तो पूरा गेम चेंज हो गया, क्योंकि पूरी कंट्री में जो मेजॉरिटी थी वो डच स्पीकिंग की थी, बट कैपिटल में अगर हम देखें तो 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या मेजॉरिटी किसकी आ गई है, फ्रेंच लैंग्वेज की। तो अब ये बहुत चिंता का विषय था गवर्नमेंट के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी, क्योंकि अब हर जो एथनिसिटी है, हर जो कल्चर है, जो लैंग्वेज है, वो चाहता है कि हमारी लैंग्वेज प्रमोट हो, राइट। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने अब क्या, आपको लगता क्या है टेंशन्स क्या थी इनके बीच। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि जो फ्रेंच पीपल थे या जो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे वो कंपैरेटिवली रिच थे और पावरफुल थे। रिसोर्सेज को लेकर अगर हम देखें या मनी पावर को लेकर अगर हम देखें तो वो लोग रिच थे और पावरफुल थे। अब ये चीज़ डच लोगों को कहीं ना कहीं उन्हें ये था कि जो एजुकेशन रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं या बाकी जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो उनके पास उनके बाद पहुँचेंगी, फ्रेंच के बाद, या फिर या तो देर से पहुँचेंगी या फिर पहुँचेंगी ही नहीं। तो अब ये तो चिंता का विषय था। और वेट, तो अब यहाँ की गवर्नमेंट ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन बखूबी समझ रही थी और इसके लिए उन्होंने 4 बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, 4 बार, 4 टाइम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट। 1970 से लेके 1993 तक, 1970 से लेके 1993 तक यहाँ की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया, सो दैट वो अपने पॉपुलेशन की नीड्स को, उनके डिज़ायर्स को सेटिस्फाई कर सके और एक नया जो है सिस्टम लाके लोगों को शांति से रहने दे, राइट। तो आपको क्या लगता है, क्या ज़रूरत थी ऐसी चीज़ों को लाने की? गवर्नमेंट की चिंता जायज़ थी या नहीं थी? क्या लोगों को आपस में लड़ने भिड़ने देते? देखिए डच के साथ ये था कि पूरी कंट्री में देखिए तो डच की मेजॉरिटी में है जो डच स्पीकिंग लोग हैं, बट कैपिटल में आके वो 20% ही रह गए। तो इस तरीके से रिसोर्सेज का या फिर वेलफेयर पॉलिसीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही तरीके से नहीं हो पाता, तो गवर्नमेंट का स्टेप लेना जायज़ था, राइट। तो अब हम समझेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए या फिर क्या साझेदारी की, पावर्स को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, सो दैट सब लोग जो हैं वो पीसफुली रह सके, राइट। आइए अब समझते हैं कि क्या क्या अकोमोडेशंस थे या क्या क्या वो स्टेप्स लिए गए जिससे पीसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके बेल्जियम में, सो दैट दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं वो पीसफुली साथ में रह सके। ये मैंने फ्लो चार्ट में अकोमोडेशंस को, स्टेप्स को लिख दिया है, इस तरीके से अच्छा समझ में आएगा। मैसेज ज़रूर लग रहा है बट हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी जो यहाँ पे लिखा है मैं वो बोलती जाऊँगी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे मिनिस्टर्स ऑफ बोथ कम्युनिटी शैल बी इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं वो डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग के दोनों कम्युनिटीज़ से होंगे, प्लस इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, ताकि कोई ये पॉइंट आउट ना करे कि इस कम्युनिटी के जो मिनिस्टर्स थे वो ज़्यादा थे तो इसलिए इनके हित में लिया गया है, हमारे हित को समझा ही नहीं गया, राइट। सो ये एक बहुत अच्छा स्टेप था। देन सेकेंड वी हैव नो यूनिलेटरल डिसीजन, मतलब कि एक पक्षीय कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाएगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा, दोनों के हित में फैसले होंगे। देन वी हैव पावरफुल स्टेट गवर्नमेंट। अब क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर हम जनरली देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है इंडिया में अगर हम देखें, बट यहाँ पे क्या किया गया कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पावरफुल बनाया गया सो दैट वो अपने डिसीजन खुद ले, अपनी कम्युनिटीज़ की बात सुने, चेंजेस करने हैं तो चेंजेस करे, इतना उन्हें अधिकार दिया गया और उन्हें पावर्स दी गई। ये कह रहे हैं पावर शेयरिंग की गई, राइट। सेंट्रल ने अपनी पावर को शेयर किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ ताकि शांति बनी रहे। देन वी हैव ब्रसेल्स के साथ क्या हुआ कि सेपरेट गवर्नमेंट ऑफ बोथ कम्युनिटीज़ को, मतलब सेपरेट एक गवर्नमेंट बना दी गई दोनों कम्युनिटीज़ की, कि अगर उन्हें अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ अलग से डिसीजंस लेने हैं या उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ अलग से चीज़ें करनी है, स्टेप्स लेने हैं, तो वो आराम से ले सके, इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन ना क्रिएट हो। देन वी हैव कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट में देखिए अगर
किसी कम्युनिटी को, इन दोनों में से किसी भी कम्युनिटी को अपने एजुकेशनल या फिर कल्चरल इन चीज़ों को बढ़ावा देना है तो वो दे सकते हैं, क्योंकि हमारे इनके पास कम्युनिटी गवर्नमेंट है। वो इस तरीके से पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और अपनी मर्जी का भी कर पाएंगे और किसी के साथ भेदभाव भी नहीं होगा, राइट। सो दिस इज़ अकोमोडेशंस ऑफ इन बेल्जियम, हमने देखा, राइट। तो इस तरीके से एक बेल्जियम में एक शांतिपूर्ण तरीके से पावर को शेयर किया गया और जो मांगे थी, जो ज़रूरतें थी या फिर जो डिस्क्रिमिनेशन डच लोग अपने आप पे समझ रहे थे, वो भी ख़त्म हुआ। तो इस तरीके से बेल्जियम में हैप्पी एंडिंग होती है पावर शेयरिंग के थ्रू।